नमस्कार, सुप्रभात। आई न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। वक्त सुबह सवेरे का हो चुका है। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। तो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो में परिचालन संकट का आज लगातार 10वां दिन है। सरकार इंडिगो संकट को लेकर एक्शन मोड में आ गई है और डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को समन भेजकर आज दोपहर 3 बजे बुलाया है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार बताए कि स्थिति अचानक क्यों बिगड़ी। फंसे हुए यात्रियों को ही परेशानी के अलावा देश की अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान का भी सवाल है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हवाई किराए में तेज वृद्धि पर सवाल उठाते हुए कहा कि दूसरी एयरलाइनों को इसका फायदा कैसे उठाने दिया जा सकता था। यही नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने डीजीसीए और केंद्र को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित यात्रियों के पैसे वापस किए जाए। तो इंडिगो संकट पर अब सरकार सख्त होती हुई नजर आ रही है। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को हालांकि तलब किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी मामले में आपको बता दें कि सुनवाई की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से इस पूरे मसले पर कई सवाल भी पूछे हैं। तो 9 दिन में आपको बता दें कि लगभग 5000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं इंडिगो की। इसके साथ आपको ये भी बताते हुए चले कि देश के विमानन सेक्टर में पहली बार तकनीकी खामियों की निगरानी का पूरा ढांचा तत्काल प्रभाव से अब बदल दिया गया है। उड़ानों में लगातार देरी, कैंसिलेशन और हालिया सुरक्षा घटनाओं ने डीजीसीए को डिफेक्ट रिपोर्टिंग सिस्टम को जड़ से सख्त करने के लिए मजबूर कर दिया है। 12 पेज के जो नए आदेश हैं उसके मुताबिक अब किसी भी निर्धारित उड़ान में तकनीकी कारण से 15 मिनट या उससे ज्यादा की देरी होती है तो उसकी जांच अनिवार्य होगी। कंपनी को बताना होगा कि देरी क्यों हुई, उसे कैसे ठीक किया गया, दोबारा ना होने के लिए क्या उपाय किए। ये ऐसे प्रावधान हैं जो पहले लागू नहीं थे। कंपनी को किसी भी मेजर डिफेक्ट की तुरंत सूचना डीजीसीए को फोन पर देनी होगी। 72 घंटे में विस्तार से रिपोर्ट भेजनी होगी। डिफेक्ट 3 बार दोहराए जाने पर उसे रिपीटेटिव डिफेक्ट माना जाएगा और उस पर अलग से विशेष जांच शुरू होगी। तो नए प्रावधान लागू हुए हैं जिसमें आपको बता दें कि प्राइमरी स्ट्रक्चर फेलियर, इंजन शटडाउन या कंट्रोल सिस्टम फेलियर की तुरंत रिपोर्टिंग अनिवार्य होगी। डीजीसीए जांच के लिए डिफेक्टेड पार्ट और रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का आदेश दे सकेगा। वहीं एयरलाइंस अपने ऑपरेशन की हर महीने और तिमाही फ्लीट परफॉर्मेंस रिपोर्ट ही देंगी। विमान में मेजर डिफेक्ट से जुड़े पार्ट्स कम से कम 2 सप्ताह तक सुरक्षित रखने होंगे। तो डीजीसीए की तरफ से नए प्रावधान इंडिगो संकट के सामने आने के बाद आए हैं। आपको बता दें कि इंडिगो में क्रू मेंबर्स की कमी के वजह से पिछले 9 दिनों में 5000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई थी। संकट के 9वें दिन यानी कि कल बुधवार को इंडिगो चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता सामने आए। उन्होंने वीडियो संदेश जारी कर यात्रियों से माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि हम हर पहलू की जांच करेंगे, इसमें बाहरी तकनीकी विशेषज्ञ भी रहेंगे जो गड़बड़ी की असली वजह पता लगाएंगे। वहीं डीजीसीए ने इस पूरे मसले पर बताया है कि 2 से 3 दिन में अब सीनियर अधिकारी 11 घरेलू एयरपोर्ट पर ऑन साइट इंस्पेक्शन करेंगे। अधिकारी इंडिगो के ऑपरेशंस के अलग अलग पहलुओं की जांच भी करेंगे। वहीं जो 11 एयरपोर्ट है उनमें आपको बता दें कि नागपुर, जयपुर, भोपाल, सूरत, तिरुपति, विजयवाड़ा, शिरडी, कोचीन, लखनऊ, अमृतसर और देहरादून शामिल है। ये अधिकारियों दौरे के 24 घंटे के अंदर नई दिल्ली में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन में फ्लाइट सेफ्टी डिपार्टमेंट के ऑपरेशंस डायरेक्टर को इसकी रिपोर्ट देंगे। और वहीं आपको बता दें कि इंडिगो संकट को लेकर अब डीजीसीए भी केंद्र सरकार की जांच के रडार पर है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने एक इंटरव्यू में कहा कि इंडिगो की गड़बड़ी पर सिर्फ एयरलाइन ही नहीं बल्कि डीजीसीए के कामकाज की भी जांच होगी। मंत्री ने यात्रियों को हुई परेशानी के लिए माफी मांगी और कहा कि जिम्मेदार लोगों पर कड़ी और उचित कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री ने यह भी कहा है कि इंडिगो का यह बड़ा फेलियर सामान्य गलती नहीं लगता, बल्कि इसमें जानबूझकर हुई लापरवाही के संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ये जांच कर रही है कि आखिर ऐसा संकट उसी समय क्यों आया और ऑपरेशन होने के बावजूद हालात कैसे बिगड़े। सीईओ को हटाने के सवाल पर नायडू ने कहा कि जरूरत पड़ी तो जरूर हटाया जाएगा। इधर गोवा अग्निकांड में 25 लोगों की मौत के बाद पुलिस का शिकंजा कसा है। 25 लोगों की जान लेने वाली इस घटना में पुलिस ने आखिरकार क्लब के तीसरे मालिक अजय गुप्ता को दिल्ली से हिरासत में ले लिया है। अजय गुप्ता रोमियो क्लब के मालिक लूथरा बंधुओं का कारोबारी साझेदार है। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ा। बताया जा रहा है कि सौरभ और गौरव लूथरा आग के कुछ घंटों बाद ही थाईलैंड फरार हो गए थे। इधर मध्य प्रदेश में गांजा तस्करी मामले को लेकर अब सियासत तेज है। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के परिवार पर लगे गांजा तस्करी के गंभीर आरोप अब बड़ा राजनीतिक विवाद बन गए हैं। मंत्री प्रतिमा बागरी का सगे भाई अनिल बागरी के साथ रिश्ते से इंकार करना सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। आरोपी अनिल बागरी एनडीपीएस एक्ट में जेल में बंद है। पुलिस जांच में उनके जीजा शैलेंद्र सिंह को भी आरोपी बनाया गया है, जो पहले से बांदा जेल में बंद है। आरोप है कि जीजा साले मिलकर तस्करी का गिरोह चला रहे थे। पारिवारिक वीडियो और रिश्तेदारी साफ होने के बावजूद मंत्री का यह कहना है कि वो मेरा भाई नहीं है, जबकि पारिवारिक सत्य ये है कि अनिल बागरी स्वर्गीय जुगल किशोर बागरी के दूसरे भाई जीवन बागरी के बेटे हैं और प्रतिमा बागरी के सगे भाई हैं। सवाल यह है कि मंत्री अब कैमरे के सामने इस रिश्ते को क्यों नकार रही है। इधर विपक्ष पूछ रहा है कि यह पारिवारिक प्रेम है या सत्य से इनकार है या सत्ता का कवच है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या मंत्री अपने पद और राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए एक कड़वे पारिवारिक सच को दरकिनार कर रही है, या फिर यह सत्ता का वो अहंकार है जो उन्हें सरेआम झूठ बोलने की हिम्मत दे रहा है, जबकि पूरा प्रदेश जानता है कि सच क्या है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष प्रतिमा बागरी से इस्तीफे की मांग कर रहा है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा बागरी के खिलाफ भोपाल में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रतिमा बागरी के नेम प्लेट पर काली पोतकर अपना विरोध दर्ज कराया। बहरहाल आपको बता दें कि प्रतिमा बागरी पहले भी विवादों में रही है। प्रतिमा बागरी पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करने के आरोप भी लग चुके हैं। तो गांजा तस्करी विवाद में मंत्री और उनका परिवार फंसता हुआ नजर आ रहा है। मंत्री जी का ये पारिवारिक प्रेम है या राजनीतिक कवच, ये सवाल बना हुआ है। पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? आपके भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? और जिस तरह मीडिया अपने आप से रिश्तेदार बना लेता है, मेरा अनुरोध है कि पहले आप उसकी पुष्टि कर लें। उसके तथ्यों की जानकारी के बाद भी आप लोग तो है कौन, जैसा कि भाई का जा रहा है आपके मुताबिक कौन है? फिर बता दिया कि हमारी सरकार कानून अपना नहीं तो कौन है? आप कह रहे कि रिश्तेदार नहीं, तो कौन है आखिर? आखिर कौन है? आप बताइए ना कौन है, आप बताइए ना कौन है वो? तो आईएएस अधिकारी और अजाक्स के अध्यक्ष संतोष वर्मा के ब्राह्मणों को लेकर दिए बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। स्वर्ण समाज और स्पार्क्स आईएएस वर्मा के बयान का विरोध कर रहा है, तो आजाद समाज पार्टी और जय युवा आदिवासी शक्ति संगठन संतोष वर्मा के समर्थन में है। ब्राह्मण समुदाय से आने वाले भाजपा कांग्रेस के 1 दर्जन से ज्यादा विधायक, मंत्री और सांसद भी संतोष वर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर चुके हैं। इसके बाद भी सरकार संतोष वर्मा के खिलाफ एक्शन लेने को तैयार नहीं है। हाँ, सरकार ने उन्हें नोटिस जरूर जारी किया था। अब उनका एक ताजा वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में वे कहते नजर आ रहे हैं कि कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे, अब हर घर में एक संतोष वर्मा निकलेगा। इस वीडियो के सामने आने के बाद ब्राह्मण समाज एक बार फिर लामबंद हो चुका है। दरअसल आईएएस संतोष वर्मा का यह बयान 7 दिसंबर का बताया जा रहा है। इस दिन भोपाल के अजाक्स भवन के संघ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी। इस दौरान संतोष वर्मा ने भीम आर्मी के संयोजक और नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण से बातचीत का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर रावण ने उनसे कहा कि कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे, कितनों को जलाओगे, कितनों को निगल जाओगे। ब्राह्मण समाज अब सड़क पर उतरने की चेतावनी दे रहा है। कह रहा है कि अगर हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा तो क्या हर घर की बेटी को खतरा होगा। उधर संतोष वर्मा के पद को लेकर अजाक्स में भी 2 फाड़ हो चुका है। अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष चौधरी मुकेश मौर्य का कहना है कि संतोष वर्मा किसी पद पर है ही नहीं। तो अफसर का बयान अब बड़ा, जिससे समाज का तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि एक बवान, कई मोर्चे,
कौन सही और कौन सियासी? अब समर्थन में भी आवाज है और विरोध में भी ललकार दिखने को मिल रही है। अफसर का बयान है जिससे समाज का तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए। जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बनाते, केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो। जो हमारे चंद्रशेखर रावण जी हैं, बहुत अच्छे समाज सेवी है और समाज के लिए बहुत लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बोले कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे, कितने संतोष वर्मा को तुम जलाओगे, कितने संतोष वर्मा को तुम निकल जाओगे। अब हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा और जब हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा तो फिर आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप हर संतोष वर्मा को जला सको। आपको बता दें, लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। समाज में इनके बयान के बाद से तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद उनका कोई ना कोई बयान अब सामने निकल कर आ रहा है। पहले एक बयान इनका निकल कर सामने आया जो विवाद बन गया, जिसका काफी ज्यादा विरोध देखने को मिला, और वहीं अब एक और उनका नया वीडियो निकल कर सामने आ रहा है जहां उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है। वो कह रहे हैं, ये संतोष वर्मा कहते हुए इस वीडियो में नजर आ रहे हैं कि तुम कितने संतोष वर्मा को मारोगे, अब तो हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा। तो ब्राह्मण समाज ने आपको बता दें कि अब खुली चेतावनी भी उनको दे दी है। कि जो हमारे चंद्रशेखर रावण जी हैं, बहुत अच्छे समाज सेवी है और समाज के लिए बहुत लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बोले कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे, कितने संतोष वर्मा को तुम जलाओगे, कितने संतोष वर्मा को तुम निकल जाओगे। अब हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा और जब हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा तो फिर आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप हर संतोष वर्मा को जला सको। संतोष वर्मा का भी हाल ही में एक और वीडियो जारी हुआ है जिसमें वो कह रहा है कि हर घर में संतोष वर्मा पैदा हुआ। यदि हर घर में संतोष वर्मा पैदा हुआ तो क्या हर घर की बेटी खतरे में जाएगी? जिसके विरुद्ध महिला उत्पीड़न के प्रकरण चल रहे हैं, क्रिमिनल केस दर्ज हो रहे हैं, और जिसने एक महिला का अपमान किया है, बेटी का अपमान किया है, उसके विरुद्ध में पता नहीं क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके विरुद्ध FIR करें, इसे गिरफ्तार करें, इसे निलंबित करें, इसके विरुद्ध विभागीय जांच बैठाएं। नहीं तो हर घर की बेटी को खतरा पैदा होगा इसके भाषणों से, इसके कहने से, और वर्ग संघर्ष की स्थिति आएगी। मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी ये कार्रवाई तुरंत करेंगे, अन्यथा हम CM बंगले का घेराव 14 दिसंबर को करेंगे। इधर साई कैबिनेट की बैठक में बुधवार को आत्मसमर्पित नक्सलियों को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। आत्मसमर्पित नक्सलियों के खिलाफ चल रहे केस अब खत्म होंगे। मामलों के खात्मे के लिए जिला स्तर पर समिति बनेगी और प्रदेश स्तर पर मंत्रिमंडलीय उप समिति फैसला लेगी। आत्मसमर्पित नक्सलियों के चाल चलन के अनुसार राहत दी जाएगी। जिला समिति नक्सलियों के ट्रैक रिकॉर्ड विधि विभाग को भेजेगी। विधि विभाग कोर्ट में आत्मसमर्पित नक्सलियों का रिकॉर्ड प्रस्तुत करेगा।
सरकार के इस फैसले से अब आत्मसमर्पित नक्सलियों की संख्या आने वाले समय में बढ़ सकती है। देश को 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके चलते नक्सली सरेंडर कर अब मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। मुख्य धारा में जुड़ने के दौरान नक्सलियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार ने केस खत्म करने संबंधी बड़ा फैसला लिया है। तो साई कैबिनेट का आपको बता दें बड़ा फैसला है। प्रदेश स्तर पर मंत्रिमंडलीय उप समिति इस पर फैसला लेगी। आत्मसमर्पित नक्सलियों के खिलाफ चल रहे केस अब खत्म किए जाएंगे। सरेंडर नक्सलियों के खिलाफ कोर्ट में चल रहे प्रकरणों से भी राहत मिलेगी। आत्मसमर्पित नक्सलियों के चाल चलन के अनुसार उनको राहत दी जाएगी। जिला समिति नक्सलियों के ट्रैक रिकॉर्ड विधि विभाग को भेजने वाली है। विधि विभाग का अभिमत प्राप्त कर मामलों को मंत्री परिषद उप समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उप समिति द्वारा अनुशंसित प्रकरण को अंतिम अनुमोदन हेतु मंत्री परिषद के समक्ष रखा जाएगा। केंद्रीय अधिनियम अथवा केंद्र शासन से संबंधित प्रकरणों के लिए भारत सरकार से आवश्यक अनुज्ञा प्राप्त की जाएगी। अन्य प्रकरणों को न्यायालय में लोक अभियोजन अधिकारी के माध्यम से वापसी की प्रक्रिया हेतु जिला दंडाधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। महत्वपूर्ण निर्णयों में मंत्रिपरिषद ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरणों के निराकरण वापसी संबंधी प्रक्रिया को अनुमोदित किया गया। मंत्रिपरिषद ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण की समीक्षा एवं परीक्षण के लिए जिन्हें न्यायालय से वापस लिया जाना है, मंत्रिपरिषद उप समिति के गठन की स्वीकृति दी है। यह समिति प्रकरणों के परीक्षण के उपरांत प्रकरणों को मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करेगी। तो एक बार फिर नक्सली संगठनों को करारा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर से लेकर कांकेर तक कुल 15 नक्सलियों ने हथियार डालकर मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया है, जिन पर 1 करोड़ से अधिक का इनाम घोषित था। इन आत्मसमर्पित नक्सलियों में कुख्यात नक्सली विनोद सयाना भी शामिल है। पखांजूर क्षेत्र से लगे गढ़चिरौली में 11 नक्सलियों ने महाराष्ट्र डीजी रश्मि शुक्ला के सामने आत्मसमर्पण किया। इन सभी पर कुल 82 लाख रुपए का इनाम घोषित था। समर्पण के दौरान नक्सलियों ने 4 हथियार भी पुलिस को सौंपे। आत्मसमर्पित नक्सलियों में सबसे बड़ा नाम विनोद सयाना का है, जिस पर 25 लाख रुपए का इनाम था। ये सभी नक्सली लंबे समय से छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर सक्रिय थे। इधर कांकेर में भी पुलिस को सफलता मिली है। यहाँ 23 लाख के इनामी 4 नक्सलियों ने एसपी IKLS सेला के सामने आत्मसमर्पण किया। इनमें 2 पुरुष और 2 महिला नक्सली शामिल है। छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आज पुनः मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान के तहत 4 माओवादी आज कांकेर पुलिस और BSF के समक्ष सरेंडर किए हैं और इनमें से 2 महिला हैं और 2 पुरुष शामिल हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए INH के साथ। नमस्कार।